अनपढ़ बहू के पति का कॉलेज की स्टूडेंट के साथ चक्कर। नीरज श्रुति के साथ शादी कर रहा था, तभी नीरज का फोन आता है। नीरज मंडप से उठकर एक तरफ चला जाता है। श्रुति की सहेलियां मुस्कुराते हुए उसे छेड़ने लगती हैं। अरे श्रुति, देख तो सही, जीजू तो मंडप छोड़कर भाग रहे हैं। हाँ भाई, शादी की रस्में छोड़कर कौन बात करने जाता है, जरूर कोई खास चक्कर है। प्रोफेसर हैं वो, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं उन पर, ऐसे मजाक मत बना उनका। अच्छा, बड़ा बचाव करिए अपने प्रोफेसर साहब का, प्रोफेसर लोग बड़े बिजी होते हैं। नीरज कुछ दूर जाकर फुसफुसाते हुए फोन पर बात करता है और फिर वापस आकर मंडप में बैठ जाता है। शादी की बाकी रस्में पूरी होती हैं और श्रुति दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। आओ मेरी प्यारी बहू, आज से ये घर तुम्हारा है, कलश को पैर से गिराकर अंदर आओ। लो भाई, आ गई आखिरकार हमारे घर में ये गंवार और अनपढ़ बहू। पता नहीं ये अनपढ़ बहू इस घर में क्या गुल खिलाएगी और हमारा क्या हाल करेगी। शिवानी, ये कैसी भाषा है? अपनी नई देवरानी का स्वागत ऐसे किया जाता है? किसी को अनपढ़ बोलना सही नहीं है। हमने इसे पसंद किया है। अच्छा, तो मैंने गलत क्या बोल दिया? आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या ये कभी स्कूल गई है? क्या इसने पढ़ाई की है? गंवार को गंवार ना बोले तो क्या बोले? मुझे देखिए, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि मेरी देवरानी अनपढ़ है। हमने इसे सोच समझकर पसंद किया है शिवानी, कोई अपने मन से नहीं आई है ये। तू इस पर उंगली नहीं उठा सकती, ये हमारी पसंदीदा बहू है और हमेशा रहेगी। शारदा श्रुति का गृह प्रवेश करवाती है। श्रुति अपने कमरे में पहुंचती है। कमरे में हर तरफ बस किताबें ही किताबें फैली हुई होती हैं। बाप रे, इतनी सारी किताबें कहाँ से आई? अरे कहाँ से आई हैं मतलब? ये एक प्रोफेसर का कमरा है, यहाँ और क्या होगा? आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं? बिल्कुल, एक प्रोफेसर होने के नाते दिन रात पढ़ना ही मेरा असली काम है। और वो देखो, वो मेरी फेवरेट किताब है। श्रुति नीरज की दिखाई किताब लेकर उल्टी किताब के पन्ने पलटने लगती है। अरे श्रुति, उल्टी किताब में तुम क्या चांद तारे ढूंढ रही हो? तुम्हें पढ़ना भी आता है? अच्छा, क्या ये उल्टी है? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये उल्टी है। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो शब्द समझ में ही नहीं आते हैं। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि प्रोफेसर की पत्नी अनपढ़ है। खैर छोड़ो, तुम जाकर सो जाओ, मुझे कुछ पढ़ना है। नीरज मेज पर बैठकर किताबें खोलने लगता है। तभी उसके फोन पर एक फिर से कॉल आता है। वो तुरंत उठकर बालकनी में चला जाता है। श्रुति बेड पर लेटी हुई उसे देख रही होती है। ये किसका फोन है? इन्हें बार बार आता रहता है। शादी के मंडप में भी आया था, गृह प्रवेश के समय भी, और अब आधी रात को भी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। श्रुति सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह श्रुति जल्दी उठकर सूती साड़ी में सिर पर पल्लू करके हॉल में आती है। अरे बहू, तो इतनी जल्दी तैयार होकर आ गई, बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर। हाँ माँ, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो सोचा जल्दी उठकर सबकी पसंद का कुछ बना लूं। आ ही जाएगी ना, इसके पास और काम ही क्या है इस घर में, और इसे खाना बनाने के अलावा आता ही क्या है। इसकी माँ ने बस इसे चूल्हा चौका ही सिखाया है, तो वही करने आ गई है यहाँ। शिवानी चुप हो जाओ, क्यों तुम बार बार श्रुति को ताने मार रही हो? अरे श्रुति बहू, तुम अपनी बड़ी जेठानी की बातों का बुरा मत मानना। श्रुति मुस्कुराकर किचन में चली जाती है। किचन काफी मॉड्यूलर होता है और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। तभी उसकी नजर माइक्रोवेव ओवन पर पड़ती है। ये क्या है? बड़ा अजीब सा डिब्बा है ये तो। इसके अंदर क्या होता होगा? इसमें इस गोले पर तीर बना है। चलो इसे घुमाकर देखती हूँ कि ये चलता कैसे है। श्रुति खाली ओवन को चालू कर देती है और कुछ ही पलों में ओवन के अंदर से चिंगारियां निकलने लगती हैं और एक जोरदार धमाका होता है। घर के सभी लोग भागकर रसोई की ओर आते हैं। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? श्रुति तुम ठीक तो हो ना? बहू, तुझे चोट तो नहीं लगी? ये सब कैसे हो गया अचानक? ये ओवन कैसे फट गया? इतनी तेज स्पार्किंग की आवाज क्यों आई यहाँ पे? वो देखिए, इस अनपढ़ मैडम ने खाली ओवन को ही चला दिया। आते ही इतना बड़ा नुकसान करवा दिया इसने। सच में श्रुति, तुम इतनी ज्यादा अनपढ़ हो कि तुमने खाली ओवन चला दिया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे सच में नहीं पता था कि इसे खाली नहीं चलाते। मैंने इसे पहली बार देखा था, मुझे लगा बस घुमाना है। अरे अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं, नुकसान तो होता रहता है, तू चिंता मत कर। आगे से कुछ भी समझ ना आए तो अपनी जेठानी से पूछ लेना। अब तू अपनी रसोई पूरी कर। श्रुति खाना बनाने लगती है। श्रुति तरह तरह के पकवान तैयार करती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह बहू, ऐसा स्वाद तो बस मेरी माँ के हाथों के खाने में होता था। तुमने तो दिल जीत लिया। हाँ वाकई श्रुति, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मजा आ गया खाकर। इस बात पर तो तुझे अच्छा नेक मिलना चाहिए बहू, तूने पहली रसोई बहुत अच्छे से निभाई। श्रुति की पहली रसोई पूरी होती है। वहीं नीरज खाना खाकर जल्दी ही कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में नीरज अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है। तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कैसे हो? बहुत याद आ रही थी आपकी। अरे शनाया, तुम पागल हो क्या? इतना फोन क्यों करती हो तुम मुझे?
कल भी तुमने फोन पर फोन किए थे। अभी मैं क्लास में हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। क्यों ना करूं फोन? अभी मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। शादी वाला ग्लो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा था। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। अरे रुको, बच्चों को जल्दी पढ़ाकर खत्म करो और कैंटीन में आओ। नीरज क्लास खत्म करके कैंटीन शनाया के साथ पहुंचता है। अरे वाह, शादी के बाद तो आप और भी ज्यादा ग्लोइंग हो गए हैं। शनाया, तुम और कितना परेशान करोगी मुझे? यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? आपने शादी कर ली और मुझे पार्टी तक नहीं दी, ये तो बहुत गलत बात है। पार्टी तो जरूर दोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी पसंदीदा औरत भी तो हूं ना। नीरज पेस्ट्री लेकर आता है और दोनों एक ही प्लेट में पेस्ट्री खाने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन नीरज घर पर नहा रहा होता है, तभी उसका फोन बाहर बेड पर बज रहा होता है। अरे कौन फोन किया जा रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? श्रुति के फोन उठाते ही शनाया तुरंत फोन काट देती है। तभी नीरज बाथरूम से बाहर आता है। आपके फोन पर किसी का बार बार फोन आ रहा था जी, लेकिन जैसे ही मैंने फोन उठाया और हेलो बोला, सामने वाले ने फोन काट दिया। किसका फोन था? किसी का भी फोन नहीं था, और जिसका भी था तुम्हें फोन उठाने की क्या जरूरत थी? आज के बाद मेरे फोन को हाथ मत लगाना, समझी तुम? क्यों ना उठाऊं मैं फोन? मैं आपकी बीवी हूँ। अच्छा तो फोन उठा देना, और फिर कोई स्टूडेंट हुआ तो तुमसे जो पूछेगा तुम बता देना। अरे नहीं, मैं कैसे बताऊंगी? तो जाओ मेरे लिए खाना बनाओ और अपनी नाक यहां मत घुसाओ, मेरे फोन से दूर रहो। नीरज फोन लेकर बालकनी में चला जाता है और खुद शनाया को फोन मिलाता है। श्रुति अंदर खड़ी उसे बालकनी में बात करते हुए देख रही है। शनाया, तूने फोन क्यों काटा? मैंने जानबूझकर फोन नहीं काटा, आपकी बीवी ने फोन उठाया इस वक्त, इसीलिए फोन काटा। अब मैंने उसकी आवाज सुन ली थी तो मैं समझ गई आप हो नहीं, इसीलिए मैंने दोबारा फोन नहीं किया। अच्छा वैसे तुम बार बार फोन क्यों कर रही थी? आप भूल गए क्या? आपने वादा किया था आज आप मुझे घुमाने ले जाएंगे। आज मेरी छुट्टी है और मैं बोर हो रही हूँ। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं अभी थोड़ी देर में तैयार होकर आता हूँ, हम घूमने चलेंगे। नीरज तैयार होकर घर से निकलता है और शनाया को अपनी बाइक पर बिठाकर बीच पर ले जाता है। दोनों बीच के किनारे हाथ में हाथ डालकर घूम रहे होते हैं। मुझे इस तरह आपका हाथ पकड़कर बीच पर घूमना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कब तक ऐसे ही एक ही जगह पर घूमते रहेंगे? मुझे पब्लिक, मुझे कहीं और लेकर चलो, किसी अच्छी ट्रिप पर लेकर चलो। क्या पब्लिक करूं? सबके सामने तो तुम्हारे साथ घूम रहा हूं यहाँ पर, और क्या करूं? आप मेरे साथ फोटो भी क्लिक नहीं करवाते और किसी से इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाते। मुझे दूर घूमना है, किसी अच्छी जगह की ट्रिप प्लान करो मेरे साथ। अच्छा ठीक है बाबा, ट्रिप पर भी चलेंगे। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कहीं दूर जाने की। तुम्हारी इस बक से मेरे सिर में दर्द हो जाता है, आप चुप हो जाओ। आप मुझे हमेशा ऐसे ही बोलते हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे अरे नाराज मत हो, देखो सामने पानी पूरी का स्टॉल है, चलो तुम्हें खिलाता हूँ। ओह पानी पूरी, ये तो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, चलो जल्दी चलो। नीरज शनाया को पानी पूरी खिलाता है। कुछ दिन बाद श्रुति हाथ में थैला लेकर बाजार में सब्जियां लेने निकली है। धूप बहुत तेज है और वो पसीने से तरबतर है। सब्जी वाले भैया, जल्दी जल्दी सारा सामान इस झोले में डाल दीजिए, बहुत तेज धूप है, घर पहुंचने में भी देर हो रही है। श्रुति सामान लेकर वापस जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक कांच वाले कैफे पर पड़ती है। कैफे के अंदर नीरज और शनाया आइसक्रीम खा रहे होते हैं। ये क्या? ये तो नीरज जी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो कहा था कि कॉलेज गए हैं बच्चों को पढ़ाने, फिर यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? श्रुति कैफे के अंदर चली जाती है। उसे देखते ही नीरज के हाथ पांव फूल जाते हैं। श्रुति, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? तुम तो बाजार गई थी ना? मैं यहाँ कैसे आई ये छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रही हैं? अरे श्रुति, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस यहाँ कॉफी पीने आया था। और ये लड़की कौन है जो आपके इतने करीब बैठी हुई है यहाँ? ये शनाया है, मेरी स्टूडेंट। इसे कुछ डाउट है, वही क्लियर करने हम यहाँ आए हैं। स्टूडेंट है तो कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? यहाँ कैफे में कौन सा डाउट क्लियर हो रहा है? तुम यहाँ तमाशा मत फैलाओ श्रुति, तुम अभी के अभी चुपचाप घर जाओ। ये मेरी स्टूडेंट है और हम बस कुछ जरूरी बात कर रहे थे। अब घर जाओ, मैं आता हूँ। श्रुति भारी मन से घर लौट आती है और नीरज का इंतजार करने लगती है। जब नीरज घर आता है तो सच सच बताइए जी, वो लड़की कौन थी? आपका उसके साथ क्या रिश्ता है? कितनी बार बोलूं कि वो मेरी स्टूडेंट थी, उसे कुछ डाउट था, वही क्लियर कर रहा था। मैं अनपढ़ हूँ ये समझकर आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं श्रुति, पागल हो क्या? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? अगर मुझे धोखा ही देना होता तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? पक्का ना, आप मुझे कभी धोखा तो नहीं देंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बिल्कुल नहीं, तुम फालतू की बातें मत सोचो और जाकर अपना काम करो। कुछ दिन बाद नीरज बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा होता है। वो काफी गंभीर लग रहा है। क्या हुआ शनाया, बोलो, अब क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे 5,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। मुझे कोई जरूरी बुक्स और कॉपियां लेनी है।
अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं अभी पैसे भेज देता हूँ तुम्हें। श्रुति पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। उसका माथा ठनकता है कि आखिर ये पैसे किसके लिए हैं। कौन है ये जिसे आप 5,000 रुपए भेजने की बात कर रहे हैं? वो कोई जरूरी काम है श्रुति, तुम उस पर ध्यान मत दो, अपना काम करो। ऐसे कैसे काम करने चली जाऊं? मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे हक है ये जानने का। बताइए वो कौन है जिसे आप हमारे घर के पैसे ऐसे भेज रही हैं? तुम मुझे बहुत परेशान करती हो श्रुति, जाओ यहाँ से और मुझे काम करने दो। निकलो यहाँ से अभी के अभी, मेरा सिर मत खाओ। नीरज श्रुति को डांट कर कमरे से बाहर निकाल देता है। श्रुति रोती हुई बाहर आती है, जहाँ शिवानी अपने अनपढ़ देवरानी को देखकर उसके पीछे किचन में आती है। क्या हुआ हमारी अनपढ़ देवरानी जी, आज बड़ी उदास लग रही हैं आप। दीदी देखिए ना, नीरज जी ना जाने किससे रात रात भर बातें करते रहते हैं। अभी उन्होंने किसी को 5,000 रुपए भी भेजे हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या 5,000 रुपए? और तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो कौन है? पूछा था दीदी, पर उन्होंने मुझे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगता है कि तुम अनपढ़ होने के साथ साथ पूरी बेवकूफ भी हो। वो एक प्रोफेसर है, उनका कई लड़कियों के साथ उठना बैठना है। मुझे तो ये शक है कि उनका कॉलेज की किसी स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। शिवानी की बातें सुनकर श्रुति के होश उड़ जाते हैं। शिवानी अपने कमरे में जाकर मुस्कुराने लगती है। अब इसे क्या पता कि मैंने ये आग क्यों लगाई। अब ये कमरे में जाकर नीरज से खूब झगड़ा करेगी और तमाशा होगा। शिवानी अपनी बातों से श्रुति के दिल में शक का जहर घोल दिया। शाम में नीरज वापस आता है। वो फिर से अपने फोन में खोया हुआ है और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। श्रुति उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। आज फिर आप उसी से बातें कर रहे हैं ना? आखिर कौन है वो जिससे आप इतना मुस्कुरा कर बात करते हैं? श्रुति फिर शुरू हो गई तुम। मैंने कहा ना, मैं काम की बात कर रहा हूँ, तुम दूर रहा करो मुझसे। नहीं, आज मैं दूर नहीं रहूंगी। मुझे देखना है कि वो कौन सी काम की बात है जो आप रात दिन करते हैं। इससे पहले कि नीरज कुछ समझ पाता, श्रुति झपट्टा मारकर उसके हाथ से फोन छीन लेती है। तू कौन है? तेरे को जरा भी शर्म नहीं आती क्या? कॉलेज की लड़की होकर, स्टूडेंट होकर मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। डायन, चुड़ैल कहीं की। मेरे पति को फंसा कर रखा है तूने। डायन, आज के बाद मेरे पति को फोन किया तो देख लेना। नीरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो झटके से श्रुति के हाथ से फोन वापस छीनता है। ये तुमने क्या कर दिया श्रुति? तुम्हें पता भी है तुमने किससे ये सब कहा है? हेलो हेलो मैम प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। फोन की दूसरी तरफ कॉलेज की ट्रस्टी थी, जो एक 50 साल की सख्त महिला थी। उसकी आवाज फोन से बाहर तक सुनाई दे रही है। नहीं मैम, वो मैं डायन नहीं बोल रहा था। दरअसल मेरी पत्नी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा कि मेरा किसी स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। मैम वो अनपढ़ है, उसे समझ नहीं आया। प्लीज मैम मुझे कॉलेज से मत निकालिएगा। ये सब बस एक नासमझी में हुआ है। आई एम सो सॉरी मैम। फोन कट जाता है। नीरज पसीने पसीने हो चुका है। वो लाल आंखों से श्रुति की तरफ देखता है, जो अब थोड़ी सहमी हुई खड़ी है। मिल गई शांति? अब कलेजे को ठंडक पहुंच गई तुम्हारी? बोल दिया जो बोलना था। वो कॉलेज की ट्रस्टी थी श्रुति, ट्रस्टी। अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो क्या करोगी तुम? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है किससे क्या और कैसे बात करनी चाहिए। जाहिल ही रहोगी तुम। मुझे क्या पता था कि वो औरत है और इतनी बड़ी अफसर है। श्रुति बालकनी से कमरे में आ जाती है और बिस्तर पर मुंह ढककर सोने की कोशिश करती है। वहीं नीरज बाहर बैठकर ट्रस्टी को मनाने के लिए मैसेज भेजने लगता है। कुछ दिन इसी तनाव में बीत जाते हैं। एक रात जब पूरा घर सो रहा होता है, नीरज के फोन पर शनाया का फोन आता है। हेलो शनाया, इतनी रात को फोन क्यों किया? सब ठीक तो है ना? नीरज मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अरे तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी आवाज इतनी कांप क्यों रही है? प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, मैं बस अभी निकला, हिम्मत रखना, मैं पहुंच रहा हूँ। नीरज बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी बाइक की चाबी उठाता है और घर से निकल पड़ता है। लेकिन श्रुति की नींद खुल जाती है और वो उसे खिड़की से बाहर जाते देख लेती है। इतनी रात को ये कहाँ जा रहे हैं? जरूर उसी कलमुही का बुलावा आया होगा। आज तो मैं देख कर रहूंगी कि ये कहाँ जाते हैं। मेरा पीछा करना ही ठीक होगा। श्रुति एक चादर ओढ़ती और चुपके से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। वो नीरज की बाइक की आवाज का पीछा करते हुए उसी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंच जाती है। नीरज हॉस्टल के बाहर खड़ा होकर सोच में डूबा है। अब अंदर कैसे जाऊं? इतनी रात को तो वार्डन गेट नहीं खोलेंगी और एंट्री भी नहीं मिलेगी। लेकिन शनाया मुसीबत में है, मुझे जाना ही होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नीरज की नजर दीवार के सहारे लगी एक पाइपलाइन पर पड़ती है। वो इधर उधर देखता है और पाइप पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। श्रुति कुछ दूरी पर खड़ी है, सब देख रही है। हे भगवान, ये तो दीवार फांद रहे हैं। उस लड़की के लिए ये चोर बनने को भी तैयार है। अब तो पानी सिर से ऊपर चला गया। मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रोते हुए घर वापस चली जाती है। वहीं थोड़ी देर में कॉलेज की वार्डन आहट पाकर कॉरिडोर में घूमने आती है।
कौन है इतनी रात को? यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? वार्डन टॉर्च जलाकर नीरज को देखती हैं और कॉलर से नीचे खींचते हुए गेट पर लाया जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों के हॉस्टल में घुसने की? शर्म नहीं आती? अरे वार्डन मैम, मेरी बात तो सुनिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर? एक प्रोफेसर होके ऐसी घटिया हरकत, तुझे तो अब पुलिस ही सबक सिखाएगी। पुलिस आती है और नीरज को पकड़कर थाने ले जाती है। रात भर नीरज जेल की सलाखों के पीछे रहता है। अगले दिन सुबह सुबह ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। रामलाल और राघव पुलिस स्टेशन पहुंचकर नीरज की जमानत करवाते हैं और नीरज को घर लेकर आते हैं। घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ जमा है। देखो देखो, आ गया बड़ा प्रोफेसर साहब, लड़कियों के हॉस्टल में पाइप से चढ़ रहे थे। आजकल के पढ़े लिखे लड़कों का कोई भरोसा नहीं, अपनी पत्नी के होते हुए भी बाहर मुंह मारते हैं। अरे तेरी इतनी हिम्मत, हमारी बहू के होते हुए तू किसी कॉलेज की स्टूडेंट के पीछे पागल है? बेटा नीरज, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसी ओछी हरकत करेगा। मैं तो हमेशा श्रुति का मजाक उड़ाती थी, लेकिन देवर जी ने इसके साथ जो किया वो गलत है। बेचारी अनपढ़ है तो क्या हुआ, है तो पत्नी ही ना, इतना बड़ा धोखा। माँ, बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, वो बस एक इमरजेंसी थी। कैसी इमरजेंसी? किस डायन के लिए आप आधी रात को पाइप चढ़ रहे थे? मैं भले ही अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, गंवार हूँ, लेकिन अपने पति का कॉलेज स्टूडेंट के साथ चक्कर बर्दाश्त नहीं करूंगी। श्रुति अपने कमरे में जाती है और अपना सूटकेस लेकर बाहर आती है। बाहू, ये तू क्या कर रही है? सामान लेकर कहाँ जा रही है? नहीं माँ जी, अब बहुत हो गया, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं समझ चुकी हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ, इसीलिए आपको शहर की तितलियां पसंद आ रही हैं। बेहतर होगा कि मैं चली जाऊं। आप इनकी दूसरी शादी करा दीजिए, जो इनके लायक और पढ़ी लिखी हो। श्रुति रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, तुम जिद मत करो, तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या रिश्ता बचा है हमारा? अब मैं अपने माता पिता के पास ही रहूंगी। इतना कहकर श्रुति घर से बाहर निकल जाती है। वहीं नीरज से नाराज सभी अपने कमरे में चले जाते हैं, पर शिवानी नीरज के पास ही रुकती है। भाभी, आप सबको बहुत ही बड़ी गलतफहमी हुई है, मैंने कोई चक्कर नहीं चलाया है। तो सच्चाई क्या है बताइए। वही तो मैं नहीं बता सकता भाभी। इतना कहकर नीरज दुखी होकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं शिवानी कुछ गड़बड़ महसूस करके वार्डन के पास आती है। मैम, नीरज किस लड़की से मिलने आया था और मुझे उस लड़की के बारे में और क्या पता चल सकता है? शनाया से। वो रिकॉर्ड्स में तो उसकी गार्डियन के तौर पर दर्ज है। शिवानी शनाया के बोर्डिंग स्कूल के पुराने एड्रेस और डिटेल्स निकालती है और वहां पहुंचकर शनाया के केयर टेकर से मिलती है। मुझे श्रुति को रोकना होगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, वरना नीरज जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया और हम उन्हें गुनहगार समझ रहे हैं। बस स्टैंड पर श्रुति बस में चढ़ने ही वाली होती है कि शिवानी वहां पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। रुक जाओ श्रुति, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें मेरे साथ वापस घर चलना होगा। आप फिर से मेरा मजाक उड़ाने आई हैं क्या? नहीं श्रुति, अनपढ़ और गवार वाली बातें पुरानी हो गई हैं। मामला बहुत बड़ा है। नीरज जी बेकसूर है। वो शनाया उनकी कोई प्रेमिका नहीं, बल्कि वो एक अनाथ बच्ची है जिसे उन्होंने बहन की तरह पाला है। क्या आप भी उनकी बातों में आ गई? उन्होंने आपको भी बहला दिया? नहीं, मैं खुद हॉस्टल जाकर सब पता करके आई हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी सच्चाई हमसे छिपाई है। चलो मेरे साथ घर, शनाया भी वहीं आ रही है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शिवानी जैसे तैसे श्रुति को मनाकर घर वापस आती है। पूरा परिवार और वहां शनाया सभी इकट्ठा होते हैं। श्रुति शनाया को देखते ही फिर से भड़क जाती है। यही है वो कलमुही, इसी ने मेरे पति का दिमाग खराब किया है। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। नीरज भैया तो मेरे भगवान हैं। छी, अब पकड़ी गई हो तो भैया बोलने लगी। इतनी गिर गई कि भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रही है। श्रुति, जबान को लगाम दो शनाया। भाभी, जब मैं 10 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा एक ट्रेन हादसे में गुजर गए थे। एक पटरी पर दो ट्रेन तेज रफ्तार में आमने सामने आती हैं और जोरदार टक्कर लगती है। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। उसी मलबे के पास शनाया खड़ी रो रही होती है और उसने अपने माता पिता भाई बहन की लाश को देख रही होती है। मम्मी पापा, ये क्या हो गया? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरा क्या होगा इस जिंदगी में? मेरे मम्मी डैड मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। शनाया रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है और हाथों से चेहरा छुपा लेती है। तभी नीरज दौड़ते हुए वहां पहुंचता है और शनाया को देखता है। भैया देखिए ना, क्या हो गया? मेरा कौन है इस दुनिया में? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे मम्मी डैड मुझे छोड़कर चले गए, मैं ही क्यों बच गई? शनाया नीरज को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और खुद को संभाल नहीं पाती। तू क्यों इतना रो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। आज से तू अकेली नहीं है। आज से मैं तुझे गोद लेता हूँ। तू सिर्फ मेरे दोस्त की बहन नहीं है, तू मेरी बहन है।
तेरी पढ़ाई लिखाई, तेरी हर जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं तुझे पालूंगा, तुझे संभालूंगा। नीरज शनाया के सिर पर हाथ रखता है और शनाया रोते हुए नीरज की कंधे से लग जाती है। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी बचाकर मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। वो खुद भूखे सो जाते थे ताकि मेरी फीस भर सकें। क्या ये सब सच है? लेकिन इन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और घर वालों को लगे कि मैं किसी और पर पैसे खर्च कर रहा हूं, और ना ही शनाया को बार बार उसे मंजर को याद करना पड़े जो मैं उसे बुला देना चाहता हूं। श्रुति को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसके पैर कांपने लगते हैं। वो नीरज की तरफ देखती है जिसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने एक नेक इंसान को चोर और धोखेबाज समझ लिया। शक की कोई दवा नहीं होती है श्रुति। तुम्हारी अनपढ़ होने से मुझे दिक्कत नहीं थी, तुम्हारी सोच छोटी सी थी। हम सबको माफी मांगनी चाहिए। नीरज जी ने जो किया वो आज के जमाने में कोई नहीं करता। शनाया आगे बढ़कर श्रुति के हाथ पकड़ लेती है। घर का माहौल भावुक हो जाता है। रामलाल और शारदा भी नीरज के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखते हैं। वो तो बस मेरी मदद कर रहे थे। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मैं आज से शनाया को अपनी छोटी बहन मानती हूँ। क्या हुआ? क्या तुम अब भी घर छोड़कर जाना चाहती हो, या अब विश्वास है मुझ पर? कभी नहीं। अब मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी अनपढ़ बुद्धि को कुछ समझ ही नहीं आया और मैंने आप पर इतना कीचड़ उछाल दिया। बात सिर्फ अनपढ़ होने की नहीं थी श्रुति, बात भरोसे की थी। तुमने एक बार भी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की। भाभी, भैया ने आज तक मेरे लिए जो किया है वो कोई सगा भाई भी नहीं करता। उन्होंने अपनी खुशियों का गला घोटकर मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। बेटा नीरज, हमें अपनी परवरिश पर शक होने लगा था, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू हमारा ही बेटा है। मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने एक अनाथ बच्ची का भविष्य संवारा। हम सबको तुझसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ बेटा, मैंने तुझ पर हाथ उठाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। आज से शनाया इस घर की मेहमान नहीं बल्कि इस घर की बेटी है। हम सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। देवर जी, मैंने भी आग में घी डालने का काम किया था। मैं अपनी पढ़ाई का घमंड करती थी, लेकिन आज आपकी इंसानियत के आगे मेरी सारी डिग्रियां छोटी पड़ गईं। शिवानी की बातों से घर का माहौल थोड़ा हल्का होता है। श्रुति धीरे से नीरज का हाथ थामती है, लेकिन नीरज अभी भी थोड़ा खिंचा खिंचा महसूस कर रहा है। जी, क्या आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? मैं वादा करती हूँ कि अब कभी आप पर शक नहीं करूंगी। मैं खुद पढ़ाई करना शुरू करूंगी ताकि मैं आपकी सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। अगर तुम वाकई ये करना चाहती हो श्रुति, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम और शनाया दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तुम दोनों के साथ हूं। कुछ महीने बीत जाते हैं। घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। श्रुति ने घर के पास वाले स्कूल में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में दाखिला ले लिया है और शनाया उसकी पढ़ाई में मदद करती है। भाभी देखिए, आपने आज पूरा पैराग्राफ बिना रुके पढ़ लिया। आप तो बहुत जल्दी सीख रही हैं। ये सब तुम्हारी और नीरज जी की मेहनत का फल है शनाया। मुझे तो लगता था कि मैं कभी किताब खोल भी नहीं पाऊंगी। अब मुझे समझ आ रहा है कि नीरज जी को किताबों से इतना प्यार क्यों था। इनमें तो पूरी दुनिया बसी है। अरे वाह, यहाँ तो गुरु और शिष्या के बीच बड़ी गहरी पढ़ाई चल रही है। श्रुति, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने तुम्हारा नाम आगे की बड़ी परीक्षा के लिए भी रजिस्टर करवा दिया है। नीरज की बात सुनकर श्रुति की आंखों में चमक आ जाती है। वो दौड़कर नीरज के पास जाती है और उसके हाथ से वो फॉर्म ले लेती है। सच में जी? क्या आपको लगता है कि मैं ये परीक्षा पास कर पाऊंगी? मुझे पूरा भरोसा है। जब तुम रसोई के मुश्किल काम इतनी आसानी से कर लेती हो तो ये तो बस अक्षर है। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं इतनी पढ़ाई करूंगी कि लोग कहें प्रोफेसर साहब की पत्नी भी विदुषी है। तभी शिवानी वहां चाय लेकर आती है। अब शिवानी के व्यवहार में भी काफी बदलाव आ गया है। अब वो श्रुति को ताने नहीं मारती। वैसे श्रुति, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे भी पूछ सकती हो। मुझे खुशी है कि तुमने खुद को बदलने का फैसला किया। पहले मैं तुझे अनपढ़ कहकर चिढ़ाती थी, पर अब मुझे तुझ पर गर्व है। शुक्रिया दीदी, आपकी कड़वी बातों ने ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तभी अचानक घर के बाहर किसी की गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। सब लोग बाहर जाकर देखते हैं। ये वही कॉलेज ट्रस्टी मैम है जिनसे श्रुति ने बदतमीजी की थी। नमस्कार रामलाल जी, मैं यहाँ नीरज से मिलने आई हूँ। मैम, आप यहाँ अचानक? आइए, अंदर आइए। नहीं नीरज, मैं बस ये कहने आई हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने जो उस दिन किया उसके पीछे का सच मुझे वार्डन ने बताया। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कॉलेज में तुम्हारे जैसा प्रोफेसर है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि जीवन सुधारता भी है। मैम, मुझे उस दिन के लिए फिर से माफी मांगनी है। मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी। कोई बात नहीं श्रुति, तुम्हारी फिक्र ने साबित किया कि तुम अपने पति से कितना प्यार करती हो, और मुझे ये जानकर और भी खुशी हुई है कि अब तुम खुद पढ़ाई कर रही हो। कभी हार मत मानना।
ट्रस्टी मैम के जाने के बाद घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। नीरज की नौकरी पर आया संकट अब पूरी तरह से टल चुका है और उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। आज तो पार्टी होनी चाहिए। हमारी छोटी बहू ने अपनी गलती सुधारी और नीरज ने हम सबका सिर ऊंचा कर दिया। अरे बिल्कुल, आज रात का खाना बाहर से नहीं आएगा। श्रुति अपनी पसंद का कुछ स्पेशल बनाएगी। आज मैं सबके लिए वो खाना बनाऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। ओवन मत फोड़ देना इस बार श्रुति, वरना हमें फिर से भूखा रहना पड़ेगा। नहीं दीदी, अब मुझे ओवन के बटन भी समझ आने लगे हैं और जिंदगी के भी। अगले दिन सुबह नीरज, श्रुति और शनाया तीनों तैयार होकर बाहर जाने लगते हैं। पड़ोस की वही औरतें फिर से उन्हें देखती हैं। देखो, अब तो वो लड़की इनके साथ ही रहने लगी। क्या मामला है भाई? अरे तुम्हें नहीं पता, वो नीरज की बहन जैसी है, उसे गोद लिया हुआ है। और वो अनपढ़ बहू, वो कहाँ जा रही है थैला लेकर? वो अनपढ़ नहीं है आंटी, वो कॉलेज की परीक्षा की तैयारी करने जा रही है। अपनी सोच बदलिए, वरना आप लोग भी अनपढ़ ही रह जाएंगे। पड़ोसी अपना सा मुंह लेकर वहां से चले जाते हैं। नीरज और श्रुति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। आज की सुबह कितनी सुंदर है ना जी, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ नया है। क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है श्रुति। और इस अध्याय में हम सब एक साथ हैं, कभी कोई अकेला नहीं होगा। समय बीतता गया और श्रुति ने अपनी मेहनत से 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। घर में फिर से जश्न का माहौल है। आज मेरी बहू ने कमाल कर दिया। मिठाई बांटो पूरे मोहल्ले में। मुझे पता था मेरी बहू एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। ये सब आपकी दुआओं और नीरज जी के विश्वास का नतीजा है। अब तो तुम अनपढ़ नहीं रही, अब क्या नया तमाशा करोगी? अब मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लूंगी और आपकी सबसे होशियार स्टूडेंट बनूंगी। अरे बाप रे, फिर तो मुझे क्लास में बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। घर पूरा ठाकों से गूंज उठता है। श्रुति ने साबित कर दिया था कि शिक्षा उम्र या हालात की मोहताज नहीं होती, बस मन में लगन होनी चाहिए। शक की दीवारें ढह गई थी और भरोसे का एक नया महल खड़ा हो गया था। चलो श्रुति, आज तुम्हें तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। और शनाया को भी साथ ले चलेंगे, उसके बिना हमारी खुशी अधूरी है। मैं तो तैयार हूँ भैया, चलिए जल्दी चलते हैं। तीनों हंसते खेलते घर से बाहर निकल जाते हैं। एक परिवार जो टूटने की कगार पर था, आज प्यार और सच्चाई की वजह से और भी मजबूत हो गया था। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे सही समय पर सही राह दिखाई। खुश हो ना? बहुत। आज मुझे एहसास हुआ कि असली पढ़ाई अक्षरों को नहीं, अपनों के जज्बातों को पढ़ना है। शाम की सुनहरी धूप में उनकी परछाइयां एक साथ लंबी होती जा रही थी, जो एक सुखी और समृद्ध भविष्य का संकेत दे रही थी।